हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष भारद्वाज। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे जाहिर सी बात है यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जनरली हम ये देखते हैं कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर के अगर टाइप देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिनमें मूड चेंज, क्या चीज बोली मैंने, मूड चेंज जो होता है वो क्या होता है, प्राइम फीचर होता है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन से होंगे, तो हम कहेंगे कि वो साइकोटिक डिसऑर्डर। अब जाहिर सी बात है, हमने इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि साइकोटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो हम ये कहेंगे कि वो साइकोटिक डिसऑर्डर जिनमें मूड चेंज जो होता है वो मेन या प्राइमरी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब समझो मेरी बात को यहीं से कि हम यहीं इसी डेफिनेशन से जो है वो इसके टाइप्स की डेफिनेशन पता कर सकते हैं कि हमने मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर किसको कहा, जिसमें मूड चेंज जो होता है वो क्या होता है, प्राइम फीचर होता है। अब वो हमारे को पता नहीं है कि कैसे चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके जो है वो क्या कर सकते हैं, टाइप जो है वो पता कर सकते हैं। जनरली जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से, मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया और डिप्रेशन, ये टू तो मेन टाइप्स हैं। और एक अनदर टाइप की बात करें हम, जो होता है वो क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब देखो, मूड चेंज जिसका प्राइमरी फीचर होता है वो होता है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, और यही मूड एलिवेशन ऑफ मूड, किसकी बात हो रही है, मूड की, कि एलिवेशन ऑफ मूड होगा तो वो चीज क्या कहलाएगी, मेनिया। जबकि डिप्रेशन में कहें बात तो सैडनेस ऑफ मूड, तो वो चीज क्या हो गई आपकी, डिप्रेशन। यानी कि हमने देखा कि मूड चेंज तो केवल इनका प्राइमरी फीचर है, और इसी मूड से याद रखो कि अगर मूड एलिवेट हो जाता है तो वो चीज क्या है, मेनिया, और मूड जो है सेड हो जाता है तो वो चीज क्या है, डिप्रेशन। अब बची बात किसकी, बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो देखो नाम से पता चल रहा है, इतनी इंग्लिश तो हमारे को आती है कि बाइपोलर मतलब बाई का मतलब दो, पोलर का मतलब पोल, यानी कि ये दो पोल हो गए, इनके बीच में इंडिविजुअल का मूड जो है वो क्या करता रहेगा, स्विंग करता रहेगा। अब ये दो पोल कौन से हो गए, एक पोल तो रहेगा मेनिया और दूसरा कौन सा है, डिप्रेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर या ऐसा मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें एक ही क्लाइंट में, ध्यान से सुनना, एक ही क्लाइंट में अलग अलग समय पर मेनिया और डिप्रेशन पाया जाता है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर। क्लियर। तो हमने यहां पे देखा कि मूड अफेक्टिव डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, तो हम ये कहेंगे कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होंगे जो साइकोटिक डिसऑर्डर तो है ही, और उनमें मूड चेंज जो होता है वो प्राइमरी फीचर होता है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि मूड चेंज है, अब देखो चेंज ही हो रहा है, यहाँ पे तो एलिवेट हो रहा है, यहाँ पे सेड हो रहा है, हो गया ना चेंज। और इस हिसाब से हम देख लिए कि इसके जो क्या होते हैं, टाइप होते हैं मेनिया और डिप्रेशन, साथ में हमने देखा बाइपोलर डिसऑर्डर। तो कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि एक ही क्लाइंट जो है वो क्या पाया जा रहा है, उसमें क्या पाया जा रहा है, एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है, यानी कि मैनिक एपिसोड पाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी क्या पाया जा रहा है उसमें, सैडनेस ऑफ मूड, सैडनेस ऑफ मूड, यानी कि डिप्रेसिव एपिसोड पाए जा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, हमारे इतना टिपिकल क्यों जाना, कि मैनिक एपिसोड प्लस डिप्रेसिव एपिसोड एक ही क्लाइंट में, तो वो चीज क्या है, आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जनरली क्या होगा कि एक ही पेशेंट जो होगा उसमें क्या होगा, उसका मूड जो होगा वो क्या होगा, स्विंग होगा, कभी मेनिया और कभी डिप्रेशन। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक टाइम पे तो दोनों कंडीशन हो नहीं सकती, तो अलग अलग टाइम पे पाई जाएगी, पर एक ही क्लाइंट में पाई जाएगी, वो चीज़ क्या होगी, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। तो ये तो हुई किसकी बात, डेफिनेशन की बात, जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम ये देखते हैं कि मेन जो दो टाइप है हमारे पास में, मेनिया और डिप्रेशन, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना कि एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, इनको पहले क्या कहा जाता था, MDP। क्या कहा जाता था, MDP, मतलब मैनिक
डिप्रेसिव साइकोसिस, नाम समझ गए। मैनिक डिप्रेसिव मतलब मेनिया भी, डिप्रेशन भी, और डिसऑर्डर कौन सा है, साइकोटिक डिसऑर्डर, इसलिए क्या कहा गया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, या शॉर्ट में कहा गया एमडीपी। ठीक है, कभी कभी इनको इस नाम से भी बुला लेते हैं, बीपीएडी। क्या बुला लेते हैं, बीपीएडी, मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे एनक्लेक्स के पैटर्न के क्वेश्चन देखें तो उनमें ये मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, बीपीएडी, तो हमारे को पता होना चाहिए। दूसरा, क्या आपको पूछा जाए कि मूड डिसऑर्डर, ठीक है, या पूछ लिया जाए कि अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो एक ही बात है। हमने ये पहले अच्छे टर्मिनोलॉजी में समझा था कि मूड और अफेक्ट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, को रिलेट होते हैं, हमारे को पता है अच्छी तरह से। तो अंदर से फील करते हैं वो मूड होता है, और जो बाहर दिखते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, इमोशन होते हैं। तो दोनों में से अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप समझ जाना कि वो हमारे को मेनिया और डिप्रेशन में या के बारे में वो जो है पूछ रहा है। क्लियर, ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि ये तो हमने इंट्रोडक्शन की बात ले ली, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिया। अब हम बात करते हैं मेनिया और डिप्रेशन की, दोनों ही। तो देखो, दो कंडीशन है, ठीक है। क्या होता है, ये आपस में जो होती है क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो हमारे पास में वैसे ही टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ ही हमारे को क्या याद हो जाएगी। देखो, पहले बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात जो करते हैं हम किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन। तो अगर मेनिया की डेफिनेशन, या हम इसको ये बोल सकते हैं, ये क्या है, मैनिक क्या है, एपिसोड, इस नाम से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हम ये ध्यान रखेंगे। अगर मेनिया की डेफिनेशन की बात होगी तो आपको ये पता तो चली गया कि साइकोटिक डिसऑर्डर है। क्लियर। अब डेफिनेशन में क्या होता है कि इट इज द टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जो मेन सिम्टम आते हैं वो हमारे को बताने पड़ते हैं, वही चीज क्या होती है, डेफिनेशन। तो हम सीधे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक तो पता है हमारे को, क्या था, एलिवेशन ऑफ मूड। मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा इसका सारा, एलिवेशन ऑफ मूड। दूसरा, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। एंड तीसरा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। तो ये हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीन है ये क्या हो गए, इसके मेन क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। बोलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि आपको बता दिया कि एक साइकोटिक क्लाइंट है, उसमें उसका मूड एलिवेट पाया जा रहा है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पाया जा रहा है, और साथ में क्या है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो पेशेंट किसका है, पेशेंट क्या फील कर रहा है, मैनिक एपिसोड। क्लियर। अब यहां से अगर आपको मान लो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इसको भूल गए तो इसकी वजह से ये याद रह जाएगा और इसकी वजह से ये याद रह जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसकी बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन में किसकी बात करते हैं, वही डेफिनेशन की। तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन में हमारे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो उल्टा कर दो बिल्कुल, यहां पे एलिवेशन ऑफ मूड था, यहां पे क्या हो जाएगा, सैडनेस ऑफ मूड। दूसरा फ्लाइट्स ऑफ आइडिया है। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आइडिया एक साथ दिमाग में आते हैं। अब बहुत सारे आएंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा कि कम आएंगे, और कम को हम क्या बोलते हैं, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। मतलब दिमाग में आइडियाज आना ही क्या हो गए, कम हो गए, या बिल्कुल ही क्या हो गए, बंद हो गए। तीसरा हम बात करें, यहां उधर इंक्रीज हो रही है तो इधर क्या हो जाएगी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो ये क्या हो गए इसके, ये इसके तीन जो हो गए वो क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। अब देखो, अगर हम यह बात करें कि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन बनेगा, आपको ये सिम्टम दे दिया, पूछेंगे डिसऑर्डर कौन सा है, तो हम बोलेंगे डिप्रेशन है या डिप्रेसिव एपिसोड जो है क्लाइंट में पाए जा रहे हैं। चलो, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो है वो और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है, इन दोनों में से सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है, वो बनता है किसका, इटियोलॉजी का। किसका, इटियोलॉजी का। अब समझो मेरी बात को, हम कौन सा डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, मूड अफेक्टिव। किसका टाइप है ये, साइकोटिक का। साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं।
तो यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक कोज की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कोज मतलब बॉडी से रिलेटेड। तो जैसे ही मेनिया का नाम आता है, अब मेनिया में देखो यहाँ पे इटियोलॉजी भी आप याद कर सकते हो कि एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है, मूड जो होता है वो क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। अब जब मूड एलिवेट होगा कब होता है, जब जनरली हम प्लेजर फील करते हैं। और प्लेजरेबल हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा था सिजोफ्रेनिया में, डोपामिन। तो हम यहाँ देखते हैं कि इटियोलॉजी में ये ध्यान रखना कि अगर मेनिया से रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है किसमें, मेनिया में, तो हम ये कहेंगे कौन सा होता है, सीरोटोनिन। कौन सा होता है, सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन का दूसरा नाम क्या है, 5-HT, इस नाम से पूछ सकते हैं वो आपसे, 5-HT। और ये सीरोटोनिन जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। मेन अगर पूछे तो ये मैंने स्टार लगा दिया इस पे, केवल एक ही पूछे तो, बाकी हम समझने के लिए देखते हैं कि इसमें एलिवेशन ऑफ मूड है तो डोपामिन भी क्या पाया जाएगा, डोपामिन भी क्या पाया जाएगा, इंक्रीज पाया जाएगा। साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी क्या पाया जाएगा, ज्यादा पाया जाएगा। मतलब एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन जो है वो भी क्या पाए जाएंगे, इंक्रीज पाए जाएंगे। समझ गए। यहां पे कम कोई सा भी नहीं हो रहा। देखो फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, बहुत सारे आइडिया दिमाग में आ रहे हैं, थॉट जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सीरोटोनिन जो है रेस्पॉन्सिबल हो गया इसके लिए। एलिवेशन ऑफ मूड, मूड ज्यादा बढ़ रहा है तो कौन सा हो गया, डोपामिन। और नॉन एपिनेफ्रिन किसके लिए, इंक्रीज साइकोमोटर। तो ये तीन से अपन ये तीन भी याद रख सकते हैं ना, तो ये अपन ने ये देख लेंगे, इनसे हमारे को ये चीजें याद रह जाएगी। क्लियर। ऐसे लिंक करके पढ़ते चलो। इधर बात करें किसकी, इटियोलॉजी की, तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन जो है क्या है, अपोजिट है। तो हम ये देख लेंगे कि सीरोटोनिन, मेनली अगर एक पूछा जाए तो सीरोटोनिन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सीरोटोनिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मूड कैसा है, सैड है, तो मतलब डोपामिन भी क्या है, कम है। एक्टिविटी कैसी है, कम है, मतलब नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। ये बात तो हमने कहां से निकाली, इधर से निकाली। ठीक है। अब देखो एक एक्स्ट्रा बात हम करते हैं, वो ध्यान रखना है। मेनिया का पेशेंट है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, जैसे आप बैठे हो तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पर पढ़ते समय ही आपको क्या हो जाए कि बाहर की 10-15 बातें जो है वो उनकी थॉट आपके दिमाग में चलने लग जाए, तो आप ना तो ये पढ़ाई पूरी कर पाओगे नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होते हैं, हम झल्ला जाते हैं, एजिटेशन होने लग जाता है हमारे को। तो जनरली हम ये देखते हैं कि मेनिया का पेशेंट जो है उसमें हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है, और ज़्यादा क्या पाया जाता है, एजिटेशन पाया जाता है। एजिटेशन का मतलब एंजाइटी विथ रेस्टलेसनेस। तो हम ये देखते हैं कि मेनिया में जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है क्या, गाबा। क्या होता है, गाबा। गाबा जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंजाइटी के लिए। क्योंकि ये गाबा जो होता है ये क्या करता है, अगर ये गाबा जो नॉर्मल उसमें वैल्यू में है, नॉर्मल लेवल में है, तो ये क्या करेगा, डोपामिन और ग्लूटामेट, दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन, गाबा। पर अगर इसका बैलेंस गड़बड़ा गया तो डोपामिन और ग्लूटामेट के बीच में जो बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, और उससे क्या हो जाएगी पेशेंट में, एंजाइटी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि गाबा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइटी के लिए। अब एंजाइटी बढ़ रही है किसमें, मेनिया में। तो हम ये देखते हैं कि गाबा का क्या हो जाता है, डिसरेगुलेशन। गाबा का क्या हो जाता है, डिसरेगुलेशन, मतलब नॉर्मल लेवल में वो नहीं रहता। इधर बात करें डिप्रेशन में, एक चीज बताओ, जैसे हम नॉर्मली बात करें, इन सब चीजों में जो है लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली हम ये ध्यान रखते हैं कि आप कोई किसी चीज से दुखी हो, परेशान हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है आप में गम छाया हुआ है, तो उस समय आपको बातें याद रहेगी क्या, अगर आपने किसी ने कुछ कहा तो वो बातें याद रहती है क्या। डिप्रेशन वाले क्लाइंट में जो है वो जनरली क्या हम ये देखते हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। और मेमोरी के लिए जो होता है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। कौन सा हो जाता है, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन का लेवल भी क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं हम। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें जनरली हमारे को क्या देखने को मिलता है, डिमेंशिया देखने को मिलता है। तो यहां से एक बात ये भी क्लियर हो गई कि डिमेंशिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। और यही ये ध्यान रखना कि एसिटाइल कोलिन से एक चीज और याद रख लेना, कौन सी डिजीज, अल्जाइमर डिजीज।
कौन सी? अल्जाइमर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्जाइमर में कौन सा होता है, तो हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोनों से ही याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है तो एसिटाइल कोलिन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ हम ये देखेंगे एंजाइटी होती है तो गाबा जो है उसका क्या हो गया, डिसरेगुलेशन हो गया। अब हमने क्या किया है कि दोनों को साथ में पढ़ा है, तो उससे क्या हो गया कि हमको अगर एक चीज़ भी थोड़ी सी मिस होगी और दूसरी चीज़ हमारे को याद है तो उससे रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशन और इटियोलॉजी की बात। रही बात नेक्स्ट जो हम बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल फीचर्स की। देखिए क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले अपन मेनिया के देखते हैं। तो देखो क्लिनिकल फीचर में कुछ नहीं करना आपको, जनरली हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे तो जाहिर सी बात है वही क्या होंगे उसके, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कि मेनिया है तो ये तो पाए जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि मेनिया का जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, एलिवेटेड मूड। यही होगा ना, मेनिया में मेन क्या पाया जाएगा, मूड कैसा पाया जाएगा, एलिवेटेड पाया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे सपोज करो कि मैं कहूँ कि मेरा मूड एलिवेट है, तो मेरे कहने से और आपके सुनने से आपको पता चल गया कितना है, कि अपन जैसे नंबरिंग दें 1 to 10 तो आपको क्या पता भाई कितना एलिवेट है। अब जाहिर सी बात है कोई हम ये देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ मूड जो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सट जो है वो किस पे, पीक पे पहुंच जाता है। हम ये देखते हैं, ये ध्यान रखना कि ये मेनिया में जो एलिवेटेड ऑफ मूड पाया जाता है वो पास थ्रू 4 स्टेजेस। जो एलिवेशन ऑफ मूड होता है वो 4 स्टेज से क्या होता है, पास होता है। मतलब 4 स्टेज में ऐसे पहले बढ़ेगा तो पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी। तो ये हम ये देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ मूड यानी कि उसमें क्या हो गया, 4 स्टेजेस हो गई। और ये 4 स्टेजेस अपने लिए काम किए। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेनिया में कितनी स्टेज होती है, हम कहेंगे कितनी होती है, 4 स्टेज, क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ मूड जो होता है वो 4 स्टेज के थ्रू ही क्या होता है, पास होता है या उनमें इंक्रीज होता है। 4 स्टेज कौन सी हम पढ़ चुके हैं। पहली कौन सी होती है, यूफोरिया। कौन सा है, सॉरी, यूफोरिया। दूसरी कौन सी है भाई, इलेशन। तीसरी जो होती है वो होती है एक्सल्टेशन। और लास्ट एक्सटेसी। कौन सी होती है, एक्सटेसी। ये क्या हो गई, 4 स्टेज हो गई। अब देखो ये 4 स्टेज है और इनसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं जनरली। तो हम ये देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कि जनरली बात है कि जैसे यूफोरिया जो है कौन सी स्टेज है, पहली। कौन सी है, पहली। तो जैसे हम ये बात करें कि सीवियरिटी बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है कि सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड। कैसे बढ़ती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सी पहली स्टेज है, तो ये कौन सी स्टेज होगी, माइल्ड। तो हम ये देखेंगे इसमें क्या होता है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। सिंपल। ये एक चीज तो आपको याद रहेगी कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। साथ में एक चीज और याद रख लो कि विथ इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। देखो ये भी याद रखने का तरीका है कि जनरली हम ये देखते हैं कि एडिक्शन पढ़ते हैं हम, आगे जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे कि जैसे एडिक्शन, जो भी सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें देखें एडिक्शन होता है किसी चीज़ के लिए। जैसे हमने ये सुना है कि कोई नशा करता है तो उसको एडिक्शन होता है। वो एडिक्शन किस वजह से होता है, वो एडिक्शन किसकी वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है। किसकी वजह से, यूफोरिया। क्योंकि जैसे ही वो क्या लेता है, वो सब्सटेंस लेता है, वो कुछ स्टेज में चला जाता है यूफोरिया में। और यूफोरिया को ध्यान रखना कि 2 नामों से जानेंगे हम। क्या कि एक तो क्या है, ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इस वर्ड का मतलब क्या है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। और दूसरा ये कि ये माइल्ड स्टेज है। तो भाई एक तो हो गया मेनिया, और मेनिया से कम वाला क्या कहलाएगा, हाइपोमेनिया। तो ये जो यूफोरिया वो दूसरा नाम क्या है इसका, हाइपोमेनिया। ठीक है। हाइपोमेनिया मेनिया की वो टाइप होता है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे को कोई खुशी की खबर पता चलती है या हमारे को कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जो हमारे लिए
अच्छी हो तो हम भी किस में चले जाते हैं, हाइपोमेनिया में चले जाते हैं। पर जनरली हम ये देखते हैं कि ज़्यादा टाइम तक नहीं होता, कि कुछ टाइम तक ही रहता है, फिर हम क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पर मेनिया में इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, और वो लंबे ड्यूरेशन तक किस में रहता है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े वो उसमें पाए जाते हैं, तो वो मेनिया होता है। तो हमने देख लिया यूफोरिया से याद रह जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग, बताओ क्या है। तो हम कहेंगे कि मेनिया की पहली स्टेज है, नाम क्या है, यूफोरिया। इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो खुश होता है, और उसको अंदर से लगता है, अंदर से फील होता है कि जो है वो सब क्या है, बढ़िया है, कोई उसको टेंशन नहीं रहती। ठीक है, तो हम ये कहते हैं यूफोरिया। रही बात, हम बात किसकी करते हैं, इलेशन की। तो इलेशन क्या होता है भाई, इलेशन जो हो गया माइल्ड के बाद में क्या आएगा, मॉडरेट, क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड। ठीक है, हर में एक खास बात होती है कि ये माइल्ड से अब मॉडरेट हो गया, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड पाया जा रहा है, साथ में क्या पाया जाएगा, विथ सारी चीजें इंक्रीज ही होगी, क्योंकि मेनिया है ना, इंक्रीज बायोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे खाएगा ज़्यादा, सोएगा ज़्यादा, ठीक है, और जैसे और भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, लाइक सेक्स जो है, उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ध्यान रखना आप, जैसे मेनिया क्लाइंट है, क्वेश्चन आया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से जो है वो खूब पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, खूब पैसा खर्च कर रहा है, और बोलते समय जो प्लेफुल लैंग्वेज होती है, मतलब ये अपन ये कहें ना, जो अपन जब अपना मूड अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो प्लेफुल लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, और उसका जो है वो ग्लैम्बिंग बोलते हैं ना, गैम्बलिंग, मतलब रिस्कफुल जो काम होते हैं वो काम जो क्या कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है। तो बताओ कौन सा डिसऑर्डर है। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखो कि जाहिर सी बात है ये काम हम कब करते हैं, कि जैसे मान लो कि रिस्कफुल काम कर रहे हैं, बोलने में जो है वो प्लेफुल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो है अपने आप पे जो है वो खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। कब होता है, जब हमारा मूड जो होता है क्या होता है, अच्छा होता है तब। ऐसा थोड़ी है कोई दुखी, आप दुखी हो तब जाके आप मार्केट में शॉपिंग करने निकल गए, ऐसा नहीं होता ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है कि पेशेंट का मूड जो है वो क्या है, एलिवेट है, तब वो क्या कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, सीधा सा एग्जाम्पल ये ले लो, दोस्तों के साथ जाते हो बाहर घूमने, तब आपका मूड, कोई दुखी होकर जाते हो क्या, या दुखी रहते हो क्या, कब कैसे रहते हैं, दोस्तों के साथ अपन क्या रहते हैं, चिल रहते हैं, मूड बहुत अच्छा रहता है। तब भी क्या करते हैं हम, रिस्कफुल काम करते हैं, जब बिना हेलमेट के बाइक भगा रहे हो, साइड स्टैंड से चिंगारियां निकाल रहे हो, स्टंट कर रहे हो, तो वो क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि रिस्कफुल जो है एक्टिविटीज़ में आपका क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। कब, तो हम ये देखेंगे कि किस में पाया जाएगा, मेनिया। रही बात किसकी, एक्सल्टेशन की, तो ये मॉडरेट से कैसा हो जाएगा भाई, सीवियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीवियर। तो सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड विथ, इसकी एक खास बात होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कि इसमें एक चीज पाई जाती है, वो क्या है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। यहां पे स्टार लगा लेंगे, पूछा गया है 2 बार। तो हम ये कहेंगे मेनिया की वह स्टेज जिसमें सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड तो होता ही है, साथ में क्या पाया जा रहा है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो वो स्टेज कौन सी होगी, एक्टेसी। अब सीवियर के बाद में क्या आता है भाई, प्रोफाउंड। तो हम यहां पे ये कहते हैं प्रोफाउंड एलिवेशन ऑफ मूड। अब प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है कि सीवियर से भी ज्यादा, इतना ज्यादा सीवियर कि जो क्लाइंट है उसका मूड जो हो गया वो क्या हो गया, रप्चर ऑफ मूड। या रप्चर ऑफ मूड का मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल का जिसमें एक्टेसी पाई जाएगी उसका रियलिटी के साथ में कनेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। इंडिविजुअल का मूड इतना ज़्यादा एलिवेट है कि उसको अपनी आसपास की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब उसका रियलिटी के साथ में कनेक्शन बिल्कुल टूट गया। इसीलिए इसको डिलीरियस और स्टुप्रस मेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डिलीरियस और स्टुप्रस मेनिया। ये क्वेश्चन भी बनता है, आपसे पूछ रहे कि डिलीरियस और स्टुप्रस स्टेज ऑफ मेनिया। तो हम कहेंगे कौन सी स्टेज है भाई, 4th स्टेज है जिसका नाम है एक्सटेसी। डिलीरियस, कुछ याद आया,
हमने पढ़ा था डिलेरियम। डिलेरियम में क्या होता है भाई, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, और कॉन्शियसनेस कम होती है तब रियलिटी के साथ में कनेक्शन रहता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं रह रहा, तो इसलिए नाम क्या दिया है इसका, डिलीरियस और स्टुपस मेनिया। तीसरी चीज इसमें एक खास बात ये पाई जाती है कि इसमें क्या पाया जाता है, रिलीजियस हेलुसिनेशन। क्या पाया जाएगा, रिलीजियस हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, पर क्लाइंट को लगेगा कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और वो ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, रिलीजियस से, मतलब भगवान जो है उसके सामने है और वो उनसे डायरेक्ट जो है वो बात कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट टॉक टू गॉड। अब देखो, तो ये तो क्या हो गए, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। जो मूड एलिवेट हो रहा है वो इन 4 स्टेज में, मतलब पहले यूफोरिया होगा, फिर इलेशन, एक्सल्टेशन, देन एक्सटेसी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेज भी हो गई और इसका पहला प्राइम फीचर भी हो गया, वो क्या है, एलिवेटेड और मूड। अब देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 स्टेज जो है, यूफोरिया और इलेशन, इसमें किसी प्रकार का थॉट डिस्टर्बेंस नहीं पाया जा रहा, मतलब ना तो हेलुसिनेशन, ना तो डेल्यूजन है, ना किसी प्रकार के हेलुसिनेशन या इल्यूजन है। अब हम डिप्रेशन में भी ध्यान रखेंगे कि डिप्रेशन की जो स्टेज पढ़ेंगे उसमें भी 3rd स्टेज में जो है वो डेल्यूजन चालू होता है, मतलब उसमें भी 3rd स्टेज में डेल्यूजन पाया जाएगा, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो पहली बात हमने की किसकी की, एलिवेटेड ऑफ मूड, किसमें, मेनिया में। चलो पहले मेनिया के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिप्रेशन पे आ जाएंगे। तो ये हो गई आपकी स्टेजेस ऑफ मेनिया। सेकंड जो था वो क्या था, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। अब फ्लाइट्स ऑफ आइडिया किसका डिसऑर्डर है भाई, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया किसका डिसऑर्डर है, थिंकिंग डिसऑर्डर है। तो देखते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। और फ्लाइट्स ऑफ आइडिया को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि थॉट, ये भी लिख सकते हैं ना भाई, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया किसका डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर है, तो हमने कहा कि थॉट डिसऑर्डर। तो चलो देखते हैं कि मेनिया में जो है वो थॉट डिसऑर्डर कौन से पाए जाएंगे। पहली चीज तो क्या पाई जा रही है, पहली चीज तो हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, पहली चीज तो क्या पाई जा रही है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पाया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि टू मेनी आइडियाज कम्स टुगेदर इन माइंड। क्लियर है, समझना बात को कि फ्लाइट्स ऑफ, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, मैंने फ्लाइट्स ऑफ आइडिया था जो था उसका मतलब ही लिखा है मैंने कि फ्लाइट्स ऑफ आइडिया क्या होगा कि पेशेंट के दिमाग में एक ही समय में बहुत सारे आइडिया क्या होंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है, टू मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडिया एक साथ आएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि वो क्लाइंट जो है वो क्या करेगा, रैपिडली क्या करेगा, रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, ठीक है, एक से दूसरे टॉपिक पे क्या करेगा, रैपिडली क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। तो ये 2 चीजें तो आई गई इसमें। तीसरी चीज हम ये वो देखते हैं कि मेनिया में डेल्यूजन भी पाया जा रहा है। अब डेल्यूजन क्या है, थिंकिंग डिसऑर्डर भी तो है, और डेल्यूजन हमारे को अच्छी तरह पता है कि कौन सा पाया जा रहा है, कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब थोड़ा सा तो यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं कि कभी अपने को कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अलावा मेनिया में कौन सा डेल्यूजन पाया जा सकता है। तो जनरली हम ये देखें कि आइडिया एलिवेट होने चाहिए, क्योंकि इसमें मूड जो है वो क्या है, वो क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है, क्या मैं महान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ये सब। पर इसके अलावा कौन सा, मे बी समटाइम्स जो है वो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी पाया जा सकता है। कौन सा, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या था, उसमें भी आदमी बड़ी बातें कर रहा है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है समटाइम पाया जा सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये किस में पढ़ा हमने, थॉट डिसऑर्डर में, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं मेनिया में कि वो क्या पाया जाता है इसमें, कि हम ये देखते हैं इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। क्या पाई जाती है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज।
इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। अब जितनी भी साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो सब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल जो है माइंड से जो एक्टिविटीज क्या होती है, कमांड होती है, ठीक है, वो सब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि हम ये समझते हैं कि जैसे उसमें क्या पाई जाएगी, रेस्टलेसनेस। क्या पाई जाएगी, रेस्टलेसनेस। इंडिविजुअल जो है वो अपने हमेशा क्या किस में रहेगा, मतलब रेस्टलेसनेस रहेगी, उसको हर काम को वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, ठीक है। दूसरा बिजीनेस। बिजनेस का मतलब क्या है कि वो हर एक्टिविटी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। तीसरी हम बात करें पर्पजलेस एक्टिविटीज। क्या करेगा वो, पर्पजलेस एक्टिविटीज करेगा, मतलब ऐसे काम करेगा रिपीटेटिव बार बार जिनका कोई पर्पज नहीं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इन सबका मेन सारांश में ये कह सकता हूँ क्या कि पेशेंट में क्या पाई जाएगी, हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी कि पेशेंट जो है वो क्या करेगा, हर काम को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा और क्या करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। और फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पाया जाता है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना कि फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पाया जाता है। इस वजह से मेनिया का क्लाइंट जो होता है वो एक ही समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचता है कि मैं एक साथ जो है वो बहुत सारे काम कर लूँ। तो उससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि एक काम स्टार्ट तो कर देता है, बहुत सारे काम, पर कंप्लीट जो है वो किसी को नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आइडिया क्या हो जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। पहले कहता है यार नहा लेता हूँ, नहीं पहले खाना खा लेता हूँ। तो वो सारे काम जो है वो एक साथ चालू तो कर देगा, पर करेगा एक आधे को ही, और सब सारे को कंप्लीट वो नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैपिडली शिफ्ट होते हैं। तो मेन हमारे काम की बात क्या है कि इंडिविजुअल में जो है वो क्या पाई जा रही है, हाइपर एक्टिविटी। आगे हमारे काम यह है। क्लियर? तो ये हो गए मेनिया के सिम्टम्स। अगर हम किसकी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन में भी सीधी सीधी बात यही है कि डिप्रेशन में हमने देखा कि पहला जो प्राइम फीचर है वो क्या है, सैडनेस ऑफ मूड। अब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, सैडनेस ऑफ मूड। तो इसका सीधे से ये समझो किसी का मूड सैड है और आपको पता है डिप्रेशन में जो क्लाइंट होता है वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो हम जनरली ये देखते हैं कि सैडनेस ऑफ मूड पाया जाता है तभी तो करता है। तो ये थोड़ी है भाई, थोड़ी सी कोई दुखी की खबर आई तो वो सुसाइड कर लेगा, नहीं होता। तो जाहिर सी बात है हम ये देखते हैं कि सैडनेस ऑफ मूड जो होता है वो भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो तो क्या होता है, सीवियर होता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेनिया की अगर बात करें, सॉरी डिप्रेशन की बात करें, तो इसमें कितनी स्टेज पाई जाती है, 3 स्टेज पाई जाती है। कौन सी? 3 स्टेज पाई जाती है। पहली हम बात करें तो वो कौन सी होती है, माइल्ड डिप्रेशन। कौन सी स्टेज है, माइल्ड डिप्रेशन। जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कैसी है, माइल्ड। तो जो सिम्टम आएंगे वो कैसे आएंगे, लेस सीवियर आएंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेशन। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार लंबे समय तक चलने वाला। तो ये ध्यान रखना है कि इस परसिस्टेंट डिप्रेशन में जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, 2 इयर्स और मोर। इसका मतलब क्या है, 2 इयर्स और इसका मोर का मतलब क्या हो गया कि डिप्रेशन के सिम्टम पर ध्यान देने की बात ये है कि डिप्रेशन के सिम्टम पर कैसे, माइल्ड सिम्टम जो है वो 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब पेशेंट, जैसे क्लाइंट की बात करें, उसको कोई जो है वो उसमें सैडनेस ऑफ मूड पाया जा रहा है और पुअर्टी ऑफ आइडियाज़ पाया जा रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी कम पाई जा रही है। और कैसे पाई जा रही है, इतनी नहीं है कि बिल्कुल ही उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाए, कैसे, माइल्ड पाए जा रहे हैं और वो 2 साल और उससे ज़्यादा चल रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, परसिस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या किया कि 2 कैटेगरी को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। तो सेकंड स्टेज कौन सी होगी, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या होती है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए कि इसमें इंडिविजुअल को फीलिंग्स आने लग जाती है, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी इसमें है कि 2 डेल्यूजन पाए जाते हैं, एक तो डेल्यूजन ऑफ
गिल्ट और डेल्यूजन ऑफ कौन सा, वर्थलेसनेस, जिसको डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। वर्थलेसनेस जो है वो पाया जाता है। और जब हमने डेल्यूजन पढ़ा था तभी अच्छे से पढ़ लिया था कि इसकी वजह से जो उसमें क्या पाई जाएगी, सुसाइडल आइडिएशन पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, क्या पाया जाएगा, सुसाइडल आइडिएशन। इसका मतलब ये है कि जब मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन की बात करें, अब देखो समझने की बात ये है कि इसमें दो को एक साथ क्या है, मॉडरेट और सीवियर, तो सुसाइडल आइडिएशन आते हैं और मे भी चांस है कि सुसाइड अटेम्प्ट भी पाया जा सकता है। मतलब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। कंप्लीट जो सुसाइड है वो तीसरी स्टेज, जिसको डिप्रेसिव स्टूपर बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो तीसरी स्टेज कौन सी है, डिप्रेसिव स्टूपर। अब समझो इस बात को कि इसमें कैसे, कि यहाँ पे ये फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस जो है, हेल्पलेसनेस, ये जो फीलिंग्स हैं ये क्या हो जाएगी, और ज़्यादा क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। यानी कि जो ये इनकी सीवियरिटी है, इन सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। क्या पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करो ऐसे बात करते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अलग पूछ ले कि लैक ऑफ ऑल पर्सनल नीड्स एक्टिविटी, मतलब खुद के लिए जैसे नहाना, खाना, पीना, ये सब जो पर्सनल नीड्स की एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट किसमें पाई जाएगी। अब हम देखते हैं कम होना कहाँ से चालू होगी, यहाँ से। जो जाहिर सी बात है, हम जनरल नॉलेज की बात है ये तो, कि हम जब दुखी होते हैं ना तो नींद आती है ना खाना खाते हैं सही से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से चालू हो गई, फिर क्या हुई, सीवियर सीवियर सीवियर, और सबसे ज़्यादा सीवियरिटी किसमें पाई जाएगी, जाहिर सी बात है लास्ट स्टेज में पाई जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि लैक ऑफ ऑल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल नीड्स, मतलब खुद के लिए जो है वो सारी एक्टिविटी किस में बंद होगी, हम कहेंगे किस में होगी, डिप्रेसिव स्टूपर में होगी। साथ में क्या पाया जा रहा है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। कैसे याद रखेंगे डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल को लगेगा कि अब उसके पास में कुछ नहीं है, और डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म पाया जाता है तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड। क्या कर लेता है, सुसाइड। तो सुसाइड की सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है। दूसरी बात कि इस स्टेज में जितनी भी मेंटल, सुनना ध्यान से, ऑल मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा था दो चीजें बताई थी आपको डिप्रेशन में, थॉट ब्लॉक बताया था और एक बताया था थॉट रिटार्डेशन। क्या बताया था, थॉट रिटार्डेशन। अब यहीं से समझ लो कि थॉट ब्लॉक में क्या होता है, थिंकिंग बिल्कुल ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये तो किसमें, इसमें पाया जाएगा। तो जब थॉट ब्लॉक हो गई तो मेंटल एक्टिविटी पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाएगी। और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं किससे, थॉट से। तो मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी टोटल एब्सेंट किसमें पाई जाएगी, स्टूपर में। जबकि थॉट रिटार्डेशन किसमें पाया जाता है, मॉडरेट और सीवियर में। मतलब थॉट प्रेजेंट है पर कैसी हो गई, स्लो हो गई। तो वो हम इसमें वो अब यहाँ पे देखते हैं कि मॉडरेट और इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो अपने जो सेल्फ हाइजीन या हम कहें पर्सनल नीड के काम करेगा पर कम करेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही करना बंद कर देगा। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हो रही है पर कम हो रही है, पर टोटली एब्सेंट किसमें हो गई, इस स्टेज। क्लियर। तो ये होते हैं, हम ये कहे कि सैडनेस ऑफ मूड जो होता है वो इन तीन स्टेज के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, पास होता है या क्रॉस होता है। तो हमने ये देख लिया कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिया, सैडनेस ऑफ मूड। क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसमें क्या पाया जा रहा था, सेकंड क्या था, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। तो वो देख लेते हैं इसमें, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। पोवर्टी ऑफ आइडियाज, दो चीजें तो मैंने बता दी अभी, कौन कौन सी, कि शुरू में तो पाया जाएगा क्या, थॉट रिटार्डेशन, दूसरा
थॉट ब्लॉक। ये दो चीज़ों में तो हमारे को परेशानी है ही नहीं। तीसरी चीज इसमें क्या पाई जाती है, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स का मतलब क्या है? नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये है कि दिमाग में आ रही है क्या, नेगेटिव थॉट्स। जाहिर सी बात है नेगेटिव थॉट्स को हम फिर ये भी कह सकते हैं ना कि सीधी सी बात है कि क्या आ रहे हैं उसको, सुसाइडल आइडिएशन। और लास्ट में क्या कर लेगा वो, सुसाइड। ये तो हमारे को पता है क्योंकि ये दो चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी थी। तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड जो हो गया वो किस में आ गया, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि तीसरा क्या था, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, जब मेनिया में हाइपर एक्टिविटी पाई जा रही है और इधर हमने देखा कि जितनी भी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो हम ये देखते हैं कि डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या पाया जाएगा कि इंडिविजुअल जो है वो अपने रूटीन वर्क्स, मतलब रूटीन वर्क जो मतलब नहाना धोना जो रूटीन होता है हमारा, वो भी करेगा। तो वो भी कैसे करेगा, कम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी, क्या चीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब रही बात ये कि हम ये देखते हैं कि फिजिकल सिम्टम, मेनिया है तो भी फिजिकल सिम्टम पाए जाएंगे और डिप्रेशन है तो भी फिजिकल सिम्टम पाए जाएंगे। तो हम इन फिजिकल सिम्टम को ऐसे समझते हैं, फिजिकल सिम्टम्स। देखो सीधा सीधा है कि ज्यादा खुश होते हो तब भी नींद नहीं आती, होता है ना, और ज्यादा दुखी हो तब भी नींद नहीं आती। ज्यादा खुशी में पेट वैसे ही भरा रहता है ना, कि आज तो खुशी से पेट भर गया, और दुख होता है तब भूख वैसे नहीं लगती। ठीक है। तो क्या दिक्कत है, दोनों में ऐसा होता है तो हमारे को दिक्कत है ही नहीं। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, ये तो इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं कि लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट, क्यों, क्या पाई जाती है इसमें, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट में क्या पाया जा सकता है, डिहाइड्रेशन पाया जा सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि मेनिया के पेशेंट में क्या पाई जाती है, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है। इधर बात करें डिप्रेशन की, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि यहां पे क्या हो जाता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पाया जाता है। ज्यादा दुख हो तो चेस्ट पेन। देखो कभी भी अगर किसी को बुरी खबर सुनाते हैं तो वो क्या करता है, अरे नहीं, ऐसे करते हैं ना, तो ये थोड़ी करते हैं सिर पे हाथ लगाते हैं या लीवर पे हाथ लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि डिप्रेशन में ये जो है फिजिकल सिम्टम जो है वो कॉमन होते हैं, ये पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, फिजिकल सिम्टम है जो कि इन डिसऑर्डर में पाए जा सकते हैं। चलो ये हो गई हमारे क्लिनिकल फीचर्स की बात। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की। सिंपल सा है, देखो मैनेजमेंट। अब आप एक यहां पे क्या है, मेनिया, सिम्टम हमारे को पता चल गए। तो जाहिर सी बात है मेनिया है तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे, कौन सी करेंगे, एंटीमेनिक। और यहां कौन सी है, डिप्रेशन है तो क्या करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स। इतनी तो बात क्लियर है। अब समझना, इसको हम इस तरह से करेंगे कि हमारे को इसको ये जो है आसानी से याद रहे। कैसे, देखो कि यहां पे अगर एंटीमेनिक की बात चलती है तो एक ही ड्रग याद आती है हमारे को, कौन सी, कौन सी आती है, लिथियम। कौन सी बात याद आएगी, लिथियम। और रही बात हम इधर करें तो एंटी डिप्रेसेंट में आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, TCA, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है। अब समझो इस बात को, ये कि ऐसी ड्रग जो मेनिया के सिम्टम को सबसाइड करती हो क्या कहलाएगी, एंटीमेनिक ड्रग। और ये लिथियम जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। किसमें, किसकी, मेनिया की। अब जाहिर सी बात है इधर हम ड्रग ऑफ चॉइस बता नहीं सकते क्योंकि तीन कैटेगरी के ड्रग हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
तो पहले एंटीमेनिक की बात कर लेते हैं। जो लिथियम जो है, हम इसकी अलग एक स्पेशल क्लास लेंगे साइकोफार्माकोलॉजी की, उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पर लिथियम का वर्ड का नाम आते हैं, आपको दो तीन चीज़ें तो याद आ जानी चाहिए। क्या कि 0.8 से 1.2 मिली इक्विलिएंट पर लीटर, ये क्या होती है इसकी थेरेप्यूटिक लेवल। क्वेश्चन आता है थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, तो हम बोलेंगे 0.8 से 1.2 मिली इक्विलिएंट पर लीटर। पहली बात। एक बात हमने ये करी कि क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा लिथियम, ये ध्यान रखेंगे कि लिथियम कार्बोनेट, क्या ध्यान रखेंगे, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट क्यों याद रखेंगे, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लिथियम में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, तो हम बोलेंगे कौन सी करते हैं हम, लिथियम कार्बोनेट। तीसरी, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, नहीं देते हैं। तीसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। तो ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना भाई जो है अगर फीमेल में मेनिया नहीं पाया जाता, पाया जा सकता है, और वो फीमेल जो है वो गलती से क्या है, प्रेग्नेंट है, तो हम लिथियम बिल्कुल भी नहीं देंगे। और प्रेगनेंसी में भी ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बिल्कुल भी हम क्या है, लिथियम नहीं देंगे। लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो पूछा जाता है कि विच एंटीमेनिक ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, हम कहेंगे कौन सी है, लिथियम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछ ले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, कौन सी ड्रग नहीं देंगे, कौन सी ड्रग जो है वो नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कौन सी, लिथियम। हालांकि ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको ये तीन चीजें तो लिथियम का नाम आते दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब कोई ये पूछ ले क्यों नहीं देंगे साहब, भाई प्रेगनेंसी में नहीं दे रहे हो आप, क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी में लिथियम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर आपने लिथियम दे दी तो लिथियम इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर जाती है और कहाँ पहुँच जाएगी, फीटस में, और फीटस में जाके क्या कर देगी वो, कार्डियक मालफॉर्मेशन, कार्डियक मालफॉर्मेशन, क्या कर देगी, कार्डियक मालफॉर्मेशन। अब वो पूछ लेगा कार्डियक मालफॉर्मेशन कौन सा, तो हम कहेंगे एब्स्टीन एनोमली कोज कर देगी। क्या कर देगी भाई, एब्स्टीन एनोमली। जो ट्राइकैप्सिड वाल होते हैं उनकी एनोमली होती है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एब्स्टीन एनोमली। क्लियर। तो पूछा जाता है एब्स्टीन एनोमली इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो हम कहेंगे लिथियम। और इसलिए नहीं देते कि अगर आपने दे दिया तो ये एब्स्टीन एनोमली हो जाएगी प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। चलो, ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। डोज, क्या बात करते हैं, डोज। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या होती है, जनरली हम ये देखते हैं कि 900 से 1800, 900 से 1800 mg पर डे। डोज कितनी होगी, 900 से 1800। अब जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे इसकी जो मेंटेनेंस डोज या लोडिंग डोज जो है सब हम डिस्कस करेंगे, पर जनरली हम ये देखते हैं 900 से 1800 है। अब आप कहोगे 900 से 1800, ये तो रेंज ही बहुत बड़ी हो गई, तो हम ये कहेंगे कि मेनिया की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, डोज को बढ़ाते घटाते। क्लियर। चलो, तो ये बात किसकी होगी, लिथियम की। क्लियर। अब इधर आ जाओ, डिप्रेशन में कितनी ड्रग है भाई, 3 एंटी डिप्रेशन ड्रग। वह ड्रग जो डिप्रेशन के सिम्टम को क्या करती हो, ट्रीट करती हो या सबसाइड करती हो, वो क्या कहलाएगी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन कौन सी है, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA, A फॉर एमीट्राइपटाइलिन, कौन सी हो गई, एमीट्राइपटाइलिन। A फॉर, लास्ट वर्ड ले लिया हमने, ए से याद रखेंगे, एमीट्राइपटाइलिन। दूसरी होती है इमीपेरामाइन, कौन सी होती है, इमीपेरामाइन। हालांकि होती तो बहुत सारी कैटेगरी की ड्रग है, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहे हैं हम। तो एमीट्राइपटाइलिन और इमीपेरामाइन। दूसरी कौन सी है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, कौन सी है, इनहिबिटर्स। और लास्ट वर्ड देखो क्या है इसमें, एस, तो सर्ट्रालाइन और फ्लोक्सेटिन। दूसरी कौन सी है, फ्लोक्सेटिन, ठीक है। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स,
तो आई फॉर आइसो कार्बोक्सिजिड, कौन सी हो गई? आइसो कार्बोक्सिजिड। इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब देखो TCA सेलेक्टिव सेरोटोनिन और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, कई बार पूछ लेते हैं कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो होती है उनका इफेक्ट आता है डिप्रेशन वाले पेशेंट पे किस कारण से? तो नाम देखो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, किसके रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है? सेरोटोनिन के। तो जाहिर सी बात है एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है, डिप्रेशन में क्या होता है? सेरोटोनिन क्या हो जाता है? सेरोटोनिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो भाई ये ड्रग जो है वो सेरोटोनिन के लेवल को क्या करेगी? क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सही। और ये क्या करेगी? सेरोटोनिन के बढ़े हुए लेवल को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये जो मेनिया होता है इसमें क्या होता है कि मूड जो होता है वो क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मूड स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। कौन सी ड्रग है? मूड स्टेबलाइजर। तो इसमें देखना, मूड स्टेबलाइजर में दो ड्रग जो है हम जनरली यूज करते हैं। कौन सी है? पहली तो है कार्बमेजापाइन। कौन सी है? कार्बमेजापाइन। और एक वेलपोरेट। क्या करते हैं? वेलपोरेट। ये दोनों जो है वो क्या है? जनरली तो हम देखें वो तो एंटी कन्वल्सेंट है, पर मेनिया में एज ए मूड स्टेबलाइजर क्या की जाती है? यूज की जाती है। तो इधर तो दो हो गया। तीसरी चीज क्या है कि हमने एंटीमेनिक दे दी, मूड स्टेबलाइजर दे दी। तीसरी, मेनिया में एंजाइटी पाई जा रही थी ना, और पेशेंट हाइपर एक्टिव है, तो हम क्या दे देंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग। कौन सी ड्रग दे देंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग। जैसे डायजापाम, पेशेंट जो है वो किस में चला जाएगा? काम हो जाएगा और स्लिप में चला जाएगा। हाइपर एक्टिविटी रोकनी है। इधर हम बात करें कि डिप्रेशन में हम कौन सी दे रहे हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक यहां पे हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि सुना, कंडीशन ऐसी है कि मेनिया का क्लाइंट है, ठीक है, और मेनिया के क्लाइंट में जाहिर सी बात है ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम है। तो कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें सबसे पहले क्या देते हैं? जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वही देते हैं। तो हमने लिथियम दिया, मेनिया का क्लाइंट है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी पाई जा रही है, तो हमने लिथियम दी, पर पेशेंट की कंडीशन जो है कोई ठीक नहीं हो रही, हम लिथियम दिए जा रहे हैं, पर पेशेंट जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, सेम कंडीशन ऐसे है कि डिप्रेशन का पेशेंट हमारे पास में आता है, तो सबसे पहले हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, पर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही, तो क्या करेंगे? तो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे? ईसीटी देंगे। क्या देंगे? ईसीटी। अब सुनो मेरी बात, ईसीटी की बात चलिए तो ध्यान रखना, गलत मत करिए ना, इससे क्वेश्चन आता है कि ईसीटी का मोस्ट इंडिकेशन, मोस्ट इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन जिनमें ईसीटी तो देंगे ही देंगे। मोस्ट इंडिकेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है क्या? सिर्फ डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडिएशन, नोट लगा के लिख लेना अलग से। मोस्ट इंडिकेशन होता है किसका? ईसीटी का क्या होता है? केवल डिप्रेशन नहीं, ऑप्शन भी दे देगा, डिप्रेशन भी है तो भी वो गलत है, डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडिएशन, और केवल डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ठीक है। पर हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडिएशन ये मोस्ट इंडिकेशन है किसके लिए? ईसीटी के लिए। तो ये दिया, इसके बाद में अगर नहीं है तो हम क्या देंगे? ईसीटी। और इधर मेनिया के पेशेंट के लिए कंडीशन है कि मेनिया के पेशेंट में ईसीटी केवल तब ही देंगे जब क्या होगा कि लिथियम का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तभी देंगे, अदरवाइज हम ईसीटी नहीं देते। ईसीटी जो है वो मेनली डिप्रेशन में यूज की जाती है। क्लियर? इसके अलावा जो है हम पेशेंट को क्या करते हैं? साइकोथेरेपी देते हैं। बात कर लेते हैं इधर कि मेनिया का पेशेंट हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी देंगे? नहीं देंगे। ग्रुप थेरेपी हम किस में देते हैं? डिप्रेशन में। पूछा जाता है कि ग्रुप थेरेपी डिप्रेशन में ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? अरे जाहिर सी बात है, बिल्कुल होती है कि ये कहते हैं ना भाई, खरबूजा खरबूजों को देख के रंग बदलता है, कहावत है ना। तो हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन का क्लाइंट जो है वो ज्यादा बात करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि उसमें ग्रुप थेरेपी देते हैं तो क्या होता है कि दूसरों के बिहेवियर को देख के क्या होता है? वो मोटिवेट होता है, उसके अंदर जो है वो क्या होता है? इंकरेजमेंट आता है, वो थोड़ा मोटिवेट होता है, तो अपनी बात बोलता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके मन में कोई डिप्रेसिव आइडिया चल रहे हैं, वो किसी को बता रहा नहीं है, तो हम क्या, अगर
कहते हैं ना दुख बांटने से बढ़ता घटता है, तो हम जैसे उसकी अगर वो फीलिंग्स जो है वो वर्बलाइज कर देगा तो उसका दुख जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन में क्या देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, और मेनिया में नहीं देंगे, क्योंकि मेनिया के पेशेंट को, सुनना ध्यान से, मेनिया के पेशेंट को एक्टिविटी करवाएंगे कैसी, सोलिटरी एक्टिविटी, मतलब पेशेंट जो है वो काम करेगा अकेले में। और जबकि डिप्रेशन के पेशेंट को जो है वो ज़्यादातर एक्टिविटी कौन सी कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि वो औरों को देख के क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेट होता है। यहाँ पे अकेला क्यों, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी पाई जा रही है, और मेनिया का पेशेंट जो है वो कभी भी क्या हो सकता है, वोलेंट हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेनिया का क्लाइंट है, उसके लिए सबसे सूटेबल गेम जो है वो कौन सा होगा, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस या ड्राइंग। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि क्रिकेट, वॉलीबॉल और ये बास्केटबॉल, ये क्या है, ग्रुप वाले गेम। ठीक है, गलती से आपने उसको आउट कर दिया, आपने गोल कर दिया उसके, या आपने उसके बास्केट कर दिया, तो फिर आप ही जान सकते हैं कि आपको क्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि मेनिया का क्लाइंट है वो क्या हो जाएगा, वोलेंट हो जाएगा, और जाहिर सी बात है वो उसके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो हम ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे हमारे को खतरा हो। हम ऐसा काम करवाएंगे, उसको ड्राइंग करने के लिए दे दी, चेस दे दिया, भाई तू अकेला खेलता रहे, तेरे खेले तो खेल, जाहिर सी बात है उसमें फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पाया जाता है, तो कंसंट्रेशन और अटेंशन वाले काम तो वो वैसे ही नहीं कर सकता। तो पर हम जो है ऐसे गेम खिलाएंगे जो कैसे हो, क्या कर सकता हो, अकेला खेल सकता हो। ठीक है, और जबकि डिप्रेशन वाले में क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो दूसरों को देख के क्या हो सके, इंकरेजमेंट हो सके उसमें। क्लियर, तो ये तो जनरल बात हुई, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है वो आपको ये सब पूछा जा सकता है। दूसरा कि यहाँ पे डिप्रेशन में बात करते हैं कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखो तीन चीजें हमारे ध्यान रखो कि डिप्रेशन वाला क्लाइंट जो है वो सुसाइड कर सकता है, सीधी सी बात है। तो पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, मेरी बात पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं हम, तो इसका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा कि डिप्रेशन का पेशेंट क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो रिस्क फॉर सेल्फ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, क्योंकि सुसाइड कब करता है, जब क्या पाई जाती है, थॉट ब्लॉक पाई जाती है। तो रिस्क फॉर इंजरी टू सेल्फ रिलेटेड टू थॉट ब्लॉक या सुसाइडल आइडिएशन। तो ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन के पेशेंट में मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इंटरवेंशन क्या होगा, नर्सिंग एक्शन क्या होगा कि डिप्रेशन के पेशेंट को हम हमेशा क्या करेंगे, किस में रखेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन में। किस में रखेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन में। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नर्सिंग एक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आते हैं, तो हमारे को ध्यान रखना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, और आपसे ही पूछ ले कि जो डिप्रेशन का क्लाइंट है उसकी किस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो डिप्रेशन का जो क्लाइंट होता है ना, तो वो खाता है न सोता है, तो हम जो प्रायोरिटी पे डालेंगे वो किसको डालते हैं, सबसे पहले अगर देखें प्रायोरिटी पे ये देखें तो सबसे पहले हम ये एक नंबर पे प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे कि हम उस पेशेंट का क्लोज ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है, सुसाइड। दूसरे नंबर पे हम किसका रखेंगे, न्यूट्रिशन, भाई वो खाता नहीं है तो ध्यान रखो। तीसरे नंबर पे फिर जो है स्लीप वगैरह ये सब आता है, पर पहले नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है प्रायोरिटी क्या होगी कि क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। इधर इन भाई साहब की बात कर लेते हैं, मेनिया। तो मेनिया में क्या होता है कि आप ये क्या है, मेनिया का पेशेंट जो है वो वही रिस्क है कि वो इंजरी कर सकता है, पर पहले किसको, रिस्क फॉर इंजरी टू अदर्स एंड सेल्फ, खुद को भी जो है वो नुकसान वो पहुंचा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिलेटेड टू वॉयलेंट बिहेवियर, जो बिहेवियर है वो क्या पाया जा रहा है, वॉयलेंट पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेनिया के पेशेंट में आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मेनिया है तो क्या पाई जा रही है भाई, इसमें हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी। हाइपर एक्टिविटी मतलब ये है जो एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, तो इससे फ्लूइड लॉस होगा और क्या पाया जाएगा उसमें, डिहाइड्रेशन। मैंने कहा था ये हाइपर एक्टिविटी काम की है। तो देखो यहां पे हम ये ध्यान रखना कि मेनिया के पेशेंट को वो जाहिर सी बात है हाइपर एक्टिविटी करेगा, पर हम उसको ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करने नहीं दे सकते या करने देंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर पेशेंट ज़्यादा है
हाइपर एक्टिविटी कर रहा है तो हमने उसको क्या दे दिया, एंजियोलाइटिक्स दे दी, पेशेंट जो है फुल काम हो गया, रेस्ट कर रहा है। पर ये अगर हाइपर एक्टिविटी रुकी नहीं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो जाहिर सी बात है मेनिया का पेशेंट है तो लिथियम तो ले ही रहा होगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया तो सोडियम लॉस होगा कि नहीं होगा बॉडी से, होगा कि नहीं होगा। और ये अगर सोडियम लॉस हो गया ना बॉडी से तो पता है, और ये लिथियम ले रहे हो, दे ही रहे हो आप, और इधर से क्या हो गया, सोडियम लॉस हो गया, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर पेशेंट में एक खतरनाक चीज़ कोज कर देगी जिसको हम बोलेंगे क्या, लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे भाई, लिथियम टॉक्सिसिटी। तो क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि लिथियम दोगे तो क्या मेंटेन रखोगे, हम कहेंगे क्या मेंटेन रखेंगे, सोडियम। लिथियम देते हैं तो कौन सी एक्टिविटी जो है वो क्या करोगे, प्रोहिबिटेट करोगे या अवॉइड करोगे, तो कौन सी एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। मेनिया का पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें रिस्क है किसकी, डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन हो गया तो रिस्क किसकी है, लिथियम टॉक्सिसिटी की। क्यों है, क्योंकि सोडियम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बताओ मेनिया के पेशेंट में जो है वो आप प्रायोरिटी पे क्या, जैसे अपन नर्सिंग एक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, दो चीजें ध्यान रखेंगे कि एक तो उसको हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर एक्टिविटी नहीं करने देंगे, या मैं शॉर्ट में ऐसे बोलूं कि उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे। मान लो मेनिया का पेशेंट है, आजकल रिस्टेंट तो कर नहीं सकते, बांध सकते नहीं है, और पेशेंट है वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, एंजियोलाइटिक्स जो होती है वो सीएनएस को डिप्रेस करती है, तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं लेते, तो हम क्या करें, वो हाइपर एक्टिविटी तो कर रहा है पर वो आप उसको क्या नहीं होने दो, डिहाइड्रेट नहीं होने दो, मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में आप फ्लूइड देते रहो। अगर आप फ्लूइड देते रहोगे तो जो क्या रहेगा, सोडियम का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा और लिथियम टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड कि कौन सा आयन जो होता है उसका लेवल मेंटेन रखते हैं लिथियम थेरेपी में, तो हम कहेंगे कौन सा, सोडियम। क्लियर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, किसमें, जो आपके मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं उनमें। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने वो सब डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।